उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुलसचिवों, आप सभी का स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस। और आप सभी देवप्रयागम आईएएस ऐप पर लाइव क्लास देख रहे हैं। साथ ही साथ इस क्लास के कुछ चीज़ों को आप लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। इसलिए यूट्यूब डीपीआईएस यूट्यूब फैमिली भी आपकी अपनी फैमिली है और आप लोग इस फैमिली के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से एक ऐसे परिवार का निर्माण किए हैं जो आपके साथ आपके पूरे परीक्षा तक, आपकी सफलता तक सहयोगी बनकर के हम लोग साथ-साथ चलेंगे और फिर आप लोग सफल भी होंगे। तो मित्रों, आज हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और देखेंगे ये आपका एक ऐसा टॉपिक है, जिस टॉपिक को आपको पढ़ने में तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि आप इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे रूल और रेगुलेशंस को पढ़ते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल हैंडबुक में पढ़ते हों, चाहे वो आपका ट्रेजरी के तहत आप देखते हैं, ठीक है? जो आपका वित्तीय नियम संग्रह है, ठीक है? उसको उसमें भी आप देखते हैं, तो इन सभी में ये कहीं न कहीं आप पढ़ते हैं, देखते हैं और आपके साथ सामने से गुज़रता है, ठीक है? देखिए, अगर आप देखें, प्रश्नों को देखें तो 2007, 2014 और 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के आधार पर ही हम पूरे टॉपिक को, इस टॉपिक को, अध्याय 5 को, अध्याय 6 को, अध्याय 7 को और अध्याय 8 को पढ़ाऊँगा। मतलब ये 4 अध्याय बड़े इम्पोर्टेंट हैं और सीधे टू द पॉइंट आपका आंसर दे रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि जो पिछली कक्षाएँ आप ले चुके हैं और ऐसे अभी भी हमारे ढेर सारे लोग हैं जो अभी तक कक्षाएँ नहीं लिए हैं। वो भी अगर देर आएँगे, दुरुस्त आएँगे तो कक्षाओं को लेंगे तो देखेंगे कि इन कक्षाओं में आपके पेपर में पूछे गए सारे प्रश्न आपके नोट्स से ही आ रहा है। सारे प्रश्न गारंटी के साथ, और आएगा भी। जितना प्रश्न आप हल कर लेंगे, अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें हल कराने की ज़रूरत ही नहीं, आप स्वयं हल कर ले रहे हैं, क्योंकि लगातार टेस्ट हो रहा है, टेस्ट से आपका अभ्यास होता चला जा रहा है। आप लगातार देख ही रहे हैं। तो वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 के भाग 1 में हम लोगों ने अध्याय 4 को भी देखा और उसको हमने कोषागार रूल के साथ, जो ट्रेजरी रूल्स है उसके साथ हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। ठीक है? आय व्यय की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारियाँ हैं कैसे होती हैं, वहाँ पर हमने आपको बताया है। ट्रेजरी के बारे में, ट्रेजरी की संरचना बताया। हमने आपके जो है, जो आपकी राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, राजस्व व्यय होते हैं, तो आय और व्यय के बारे में, प्राप्तियों और व्यय के बारे में बताया। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 में आपका है वेतन भत्ते के लेखा नियम है। ठीक है? तो वेतन भत्ता जो एक सरकारी कर्मचारी या किसी भी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, वेतन के साथ-साथ उसे कुछ भत्ते भी अलॉट होते हैं, मिलते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम लोगों का अध्ययन पूरी तरीके से क्या है, सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो यहाँ हम लोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते के लेखा नियम की बात करेंगे और इस लेखा नियम का उल्लेख जो है प्रस्तर 97 से प्रस्तर एक 107 यानी 97 से 107 तक दिया गया है, ठीक है? जिसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है, लेकिन उसको परीक्षापयोगी बनाने के लिए हम उसको बड़े ही सरलतम तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा अध्याय 6 है आपका, जिसमें राजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन बिल, ठीक है? कैसे आप पे बिल कैसे बनाएँगे, ठीक है? वो पे बिल का वर्णन है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक है? इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें आपके प्रस्तर 108 से प्रस्तर 124 तक का उल्लेख है, उसका उल्लेख करेंगे। और अध्याय 7 में आपका है प्रतिष्ठान बिल। यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिष्ठान संबंधी जो बिल वाउचर होते हैं, कैसे आप बनाएँगे? किसी भी प्रतिष्ठान का बिल बनाना हो, तो आप कैसे बनाएँगे? प्रतिष्ठान होते क्या हैं? और प्रतिष्ठान से जुड़े बिल कैसे तैयार किए जाते हैं? प्रतिष्ठान से संबंधित बिल और उससे संबंधित जो वेतन भत्ते और उससे संबंधित जो बिल वाउचर्स होते हैं, उसमें क्या-क्या शामिल रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है, आकस्मिकताओं की चर्चा करेंगे, ठीक है? जो आपके कंटिजेंट बिल होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा, यहाँ से हम प्रतिष्ठान बिल की बात करेंगे, ठीक है? ये आपका होगा, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट पे बिल होगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग प्रतिष्ठान बिल देखेंगे।
यहाँ पर हम प्रतिष्ठान बिल को दिखाते हुए इसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है। प्रतिष्ठान और उससे जुड़े जो संबंध क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, टॉपिक आकस्मिकताएं होती हैं। किसी भी विभाग या किसी भी सरकार के लिए आकस्मिकताओं का, कंटीजेंट का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये आकस्मिक विधेयक के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आकस्मिक विधेयक। तो अब जो कंटिजेंट एक्सपेंडिचर बिल है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको तैयार करेंगे। तो आप सोचिए कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। इतने चैप्टर आप एक साथ पढ़ रहे हैं, इसके सारे प्रश्न आप ढूंढते रह जाएंगे। फाइनेंशियल बिल में ढूंढेंगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं कहीं से। आप एक बार जा करके और बुक में इसको ढूंढिएगा, इसको ढूंढकर इसको एक ढूंढिएगा नहीं, इसको पढ़िएगा आप लोग। अगर किताब आप लोग तो खूब खरीदे ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप तो बहुत सस्ते में निपट रहे हैं ना, क्योंकि जितने में आप किताबें खरीद करके अपने यहाँ गांज लिए हैं टेबल पर, उससे भी कम में तो आप ये सारी क्लासेज ले रहे हैं, और वो भी बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ कोई ऐसा सस्ता महंगा की बात नहीं है, तो हम एक मजाक में कह रहे हैं, इसको आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो इतने टॉपिक को हम लोग लेकर चलेंगे। अब देख लेते हैं कि इतने टॉपिक से जुड़े जो प्रश्न पूछे गए वो क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम देखें तो 2007 में तो यहाँ से नहीं, 2018 में हम देखें जो प्रश्न पूछा गया है, हम उसी के रिगार्डिंग चलेंगे। 2018 में यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन चारों टॉपिक से मिलाकर के 4 प्रश्न पूछे गए हैं, आप समझिएगा। पहला है वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना करें। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना करें। आज हम इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। वेतन बिल क्या होता है, पहले तो ये बताएं कि क्या होता है वेतन बिल। वेतन बिल प्रपत्र क्या होता है। वेतन बिल प्रपत्र को कोषागार नियम के अंतर्गत जब उसका आहरण होता है, ठीक है, जब उसको आहरित किया जाता है तो कितने प्रपत्रों में इसको रखा जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से प्रपत्र शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। 1992 में जारी किए गए शासनादेश के अनुसार जो आपका पे बिल होता है, ठीक है, और जितने बिल होते हैं, कुल बिलों की संख्या घटा करके कुल 6 प्रकार के बिल प्रपत्र लाए गए हैं। उन सभी बिल प्रपत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक विस्तृत अध्ययन यहाँ पर होगा। तो फिलहाल प्रश्न पूछा गया है कि वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, ये है। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वेतन बिल के साथ कौन कौन से संलग्नक यानी इनक्लोजर लगाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वेतन बिल के साथ कौन कौन से वेतन बिल के साथ कौन कौन से संलग्नक लगाए जाते हैं। संलग्नक लगाए जाते हैं। ये पूछा गया है, वेतन बिल के साथ कौन कौन से संलग्नक लगाए जाते हैं। पूछा गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया, आकस्मिक बिल तथा यात्रा बिल, यात्रा भत्ता बिल की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वही जो हमने अध्याय 8 में देखा था, आकस्मिकताएं, आकस्मिक विधेयक। ठीक है, तो वही पूछा गया है, आकस्मिक बिल, कॉन्टीजेंट बिल और यात्रा भत्ता बिल।
आकस्मिक या यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? आकस्मिक बिल एवं यात्रा भत्ता बिल। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। सब ये जितने प्रश्न है ना, आपको एक लेक्चर में आपके साथ क्या हो जाएँगे, सब क्लियर हो जाएँगे। ऐसा नोट्स आपको मिलेगा कि बस कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना है? खाया, पिया और पचाया। सीधे आप घोंट जाइए, पी जाइए। सारे प्रश्न आपके एक बार पढ़ लेने से, एक बार देख लेने से ना सब रट जाएँगे। लेकिन इंतज़ार कीजिए, बस कमिंग सून आ रहे हैं। आकस्मिक बिल एवं यात्रा भत्ता बिल, इसके संबंध में चौथा प्रश्न पूछा गया, पूर्व अंकेक्षण क्या है? कौन तैयार करता है? प्री ऑडिट, ये हमने आपको बता दिया है, प्री ऑडिट। पूर्व अंकेक्षण क्या है? पूर्व अंकेक्षण क्या है? ठीक है? और हमने आपको बहुत डिटेल पढ़ाया था, आपको याद होगा। हमने आपको पढ़ाया था जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, पिछली क्लास जो हमने पढ़ाया था, उस पिछली क्लास में हमने जो कॉमन टॉपिक था, हमने आपको बताया था कि ये टॉपिक आपका जीएस में भी है और ये टॉपिक आपका थर्ड पेपर में भी है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति एवं भूमिका की विवेचना कीजिए, ये पढ़ाया था हमने। और हमने पढ़ाया था नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका लोक वित्त के नियंत्रक के रूप में, लोक वित्त के लोक व्यय के लेखा परीक्षक के रूप में, वहीं पर ये पढ़ाया था। इसके बाद हमने पढ़ाया था लेखा परीक्षण का प्रकार पढ़ाया था। तो परंपरागत जो लेखा परीक्षण थी उसी में हमने बताया था आपको, ठीक है? पूर्व लेखा परीक्षण बताया था, ठीक है? प्री ऑडिट हमने बताया था, हमने परफॉर्मेंस ऑडिट बताया था। ये सब आप ध्यान रखिएगा, वो सब आप थर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सबको, क्योंकि ये अगर पूर्व अंकेक्षण पूछ लिया गया तो आपसे निष्पादन अंकेक्षण पूछा जा सकता है, ठीक है? कि परफॉर्मेंस ऑडिटिंग क्या होती है? परफॉर्मेंस ऑडिटिंग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये क्लास आप देख रहे हैं देवप्रयागम आईएएस ऐप पर देख रहे हैं, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से भी आप इस क्लास के कुछ पार्ट को पा जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहें, आप सभी लोग जो इस पूरी क्लास को देख रहे हैं, आप सभी भावी अ, सहायक कुलसचिव, हम तो यही कहेंगे बार-बार, यही आपके लिए ये सब निकलता भी है। और आप लोग होने जा रहे हैं 2025 में, आप लोगों में से सभी 38 सीटों पर आपका कब्जा होगा। ये दावा है मेरा, और मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, और ये साथ-साथ आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। इसलिए सभी 38 पदों पर आपको कब्जा करना है, तो आपको देवप्रयागम के साथ जुड़े रहना है। देवप्रयागम आईएएस आपकी संपूर्ण तैयारी करा रहा है। आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। इसलिए अविलंब पूरी प्रिपरेशन को आप स्ट्रेटेजिक बनाए रखें। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप त्याग कर रहे हैं, अपने समय का त्याग कर रहे हैं, ठीक है? अपनी मेहनत का त्याग कर रहे हैं। नहीं तो लोग आराम कर रहे हैं, नौकरी से आते हैं, चाय पीते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आपके घर वाले भी आपको ताना मार रहे हैं। अरे! अभी तक ऑफ़िस में थे, अब आए हैं पढ़ना, बुढ़ापे में पढ़ने लगे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको नए पद को अचीव करना है। आपका पद परिवर्तित होने जा रहा है। किसके साथ? डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ। इसलिए देवप्रयागम के साथ इस पूरी क्लास की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखिए, किसी प्रकार से कोई कसर मत छोड़िए। अभी जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके साथ अभ्यास कराएँगे, खूब अभ्यास होगा। परीक्षा की तिथि को देखते हुए अभ्यास चलेगा। तो कब्जा करना है तो सभी 38 सीटों पर करना है, मेरा लक्ष्य ये है, और इसमें आपका निरंतर मुझे साथ चाहिए। बाकी मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएँ, नहीं तो पछताते रहेंगे, ये पद इनके हाथ से निकल रहा है। इसलिए जुड़िए, विलंब मत कीजिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को तो तुरंत अभी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए मोटिवेटिव है और मेरे लिए वो आधार है। इसलिए देवप्रयागम डीपीआईएस फैमिली को तो तुरंत आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है। चलिए फिलहाल ये 2018 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए 2014 में देखिए, जो मैं कह रहा था ना 2014 में देखिए,
2014 में भी चार दो प्रश्न पूछे गए हैं, आकस्मिक विधेयक और अधिष्ठान वेतन देयक, ये दोनों पूछा गया है। आपने देखा, ये अधिष्ठान या प्रतिष्ठान एक ही बात होती है, तो अध्याय 7 और अध्याय 8 ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। और ये भी कहा गया है कि आकस्मिक विधेयक क्या होता है, अधिष्ठान वेतन देयक क्या होता है, उपर्युक्त उपर्युक्त के दावों के आहरण एवं भुगतान में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम इसी के साथ क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो 2018 2014 का भी क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लीजिए। पहला है आपका आकस्मिक विधेयक है, आकस्मिक देयक, ये है। ठीक है, कंटीजेंट एक्सपेंडिचर बिल। ठीक है, एक्सपेंडिचर बिल ये आपका है। और दूसरा है आपका अधिष्ठान वेतन देयक, अधिष्ठान या प्रतिष्ठान, बातें यही हैं, अधिष्ठान या प्रतिष्ठान एक ही है। इस्टेब्लिशमेंट वेतन देयक, वेतन बिल, वेतन देयक, देयक का मतलब बिल होता है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, आपका ये है। ये बिल ये है। फिर प्रश्न पूछा गया, ये तो बताना ही है, लिखा है उपर्युक्त के दावों के संबंध में, मतलब आकस्मिक विधेयक के दावे क्या हैं उसको देखना, और अधिष्ठान प्रतिष्ठान वेतन देयक के दावे क्या हैं ये भी देखना। उनको देखने के साथ साथ आपको ये भी देखना, उपर्युक्त के दावों के आहरण, अगर कोई क्लेम्स हो रहा है, इसके बारे में कोई क्लेम हो रहा है, दावा का मतलब क्लेम, तो उपर्युक्त के दावे यानी क्लेम, क्लेम हम लोग अलग भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लेम के संबंध में के आहरण एवं उपर्युक्त के दावे के आहरण एवं भुगतान में, एवं भुगतान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए फिलहाल आप देख लिए, ये सारे आपके टॉपिक हो गए यहाँ से। अब हम इसी का डिटेल पढ़ने चल रहे हैं, इसी के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। ऐसा अध्ययन करेंगे जिससे ये सब कुछ जितने प्रश्न हैं आपके उत्तर में आ जाएं, आपका उत्तर क्या रहे, एक आइडियल आंसर बने। ठीक है, इसलिए आप अपने नोटबुक में बढ़िया से इसको नोट करते रहिएगा, जो हम आपको, क्योंकि इसका पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे ना, तो पूरा पीडीएफ दे देंगे तो आपके लिए ये वो भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से रामबाण हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे प्राप्त कर लेंगे, पीडीएफ के तहत प्राप्त कर लेंगे, आपका अपने आप में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसको, अब आते हैं इस पर, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अध्याय 5, 6, 7 हमको दोनों लेकर के चलना है, दोनों लेकर के चलना है। हम लोग देखेंगे अध्याय 5 प्लस 6, जो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले इसको लेकर के चलेंगे, फिर 7, 8 पर भी आ जाएंगे। अब आप लिख करना क्या है, वही जैसे अगर प्रश्न बनाना होगा तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप उसको लेकर के चलेंगे। प्रश्न यहाँ पर हम एक दे रहे हैं, वेतन के नियम, पहले हम यहाँ से आ जाते हैं, वेतन के नियम क्या हैं। ठीक है, क्योंकि वेतन के नियम और लेखा नियम, सामान्यतः वेतन का नियम और लेखा नियम वही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेतन एवं लेखा नियम। ठीक है, पहले तो देखिए वेतन एवं लेखा नियमों
प्रश्न मान लिया, अगर यहाँ पर प्रश्न बन जाता है तो वेतन एवं लेखा नियमों, सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं लेखा नियमों की विवेचना कीजिए, क्या नियमों के बारे में बताइए, स्पष्ट कीजिए, ऐसा कुछ आ जाए। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे वेतन एवं लेखा नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे वही कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5, इस जगह शायद हमने कहीं, एक मिनट देखिएगा, यहाँ कहीं हमने शायद वेतन भाग 1 पेपर थर्ड, हाँ ठीक है, ठीक है, समझे। हम यहाँ पर कहीं खंड 3 तो नहीं लिख दिए थे, इसलिए इसको देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 के भाग 1, ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 के भाग 1 में अध्याय 5 एवं 6 के अंतर्गत वेतन भत्ते एवं वेतन बिल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ऐसा आप कहेंगे। भाग 1 में अगर केवल यही लिखना है तो आप अध्याय 5 लिखेंगे। अध्याय 5 में वेतन एवं लेखा नियमों का उल्लेख है। वेतन एवं लेखा नियमों का उल्लेख है, नियमों का उल्लेख। अब देखिए लिखने का तरीका, देखिए कैसे आप लिखेंगे, किसी किताब में नहीं लिखा है। आज तक कोई किताब है ही नहीं जो इसके बारे में इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया हो, ठीक है। ये आप लिखेंगे, एग्जामिनर भी सोचेगा अरे कहाँ से लिख लिए हैं भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 के भाग 1 में अध्याय 5 में वेतन एवं लेखा नियमों का उल्लेख प्रस्तर 97 से 107 तक किया गया है। प्रस्तर मतलब नियम, प्रस्तर 97 से 107 तक किया गया है। ठीक है, इस संबंध में प्रमुख वित्त एवं लेखा नियम निम्न है, ठीक है। ये निम्न है। अब देखिए हम इसको एक एक करके लिखेंगे तो उसमें बड़ा कन्फ्लिक्ट दिया हुआ, हम सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब इतना आपने दिखा दिया, अपने आप में बहुत है। अब एक एक करके आप लिखिए, हम लिख नहीं रहे क्योंकि हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको केवल समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है, इसलिए बस नोट जो आपके पास है बड़ी मेहनत से आपको मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे आप इंग्लिश में भी, तो हम देखिए मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ इंग्लिश की, लेकिन फिर भी मैं टर्म्स का यूज कर दे रहा हूँ। और आप थोड़ी सी मेहनत, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत जो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ी सी कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसी को आप ट्रांसलेट कर लेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट जो है फॉर्मेट में आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। उसी टू द पॉइंट फॉर्मेट आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका वेतन एवं लेखा नियमों से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, जिसमें हम तैयार करेंगे क्या, वेतन के नियम तैयार करेंगे, लेखा नियम तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस पूरी क्लास को आप कहाँ देख रहे हैं, देवप्रयाग MIS ऐप पर देख रहे हो, DPIS यूट्यूब चैनल के साथ संबद्ध होकर के देख रहे हैं और DB पांडे के साथ देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेतन के नियम क्या क्या हैं। वेतन की गणना करने से पहले कर्मचारी की उपस्थिति एवं काम के दिनों की गणना की जानी चाहिए, ठीक है। क्या है वेतन एवं लेखा नियम, क्या है कि वेतन की गणना करते समय कर्मचारी की उपस्थिति एवं काम के दिनों की गणना की जानी चाहिए। तो पहला क्या है, कर्मचारी की उपस्थिति, जो अटेंडेंस होती है। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, जो आपका रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, आप जाते हैं उस पर हस्ताक्षर करते हैं। सभी, चाहे वो राजपत्रित हो चाहे वो कर्मचारी हो, सबकी अटेंडेंस रहती है, ठीक है। तो कर्मचारी की उपस्थिति एवं काम के दिनों की गणना की जानी चाहिए।
अब आप लोगों में से ढेर सारे लोग इसमें अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर्स हैं, सीनियर ऑडिटर्स हैं और आप लोग जानते हैं जब आप लोग ऑडिटिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं? बहुत खतरनाक होते हैं, ऑडिटर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है? ये बस ज़ीरो खाते हैं और ज़ीरो देखते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें देख लेते हैं कि अगर ये अपने पर आ जाए ना, तो एक-एक बड़े-बड़े डिपार्टमेंट को ये उसकी औकात पर ला दें, ऑडिटर लोग क्या कर लें। तो जब अकाउंटेंट जब अकाउंट तैयार हो रहा है, बिल तैयार हो रहा है, वेतन का जब अकाउंट आप तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए रूल्स क्या है, जो अकाउंट रूल्स है और आपका जो पे रूल्स है, वो क्या है कि कर्मचारी की उपस्थिति जब आप तैयार कर रहे हों, देखें कर्मचारी की उपस्थिति कितनी है और काम के दिनों की गणना की गई है कि नहीं, तो वेतन नियम है ये वेतन और लेखा नियम है, दोनों के लिए यही सामान्य नियम है। कर्मचारी की उपस्थिति और किए गए कार्यों की जो दिन होते हैं, ठीक है? वो दोनों देखना ज़रूरी होता है। फिर वेतन की दर क्या रही है? दूसरा क्या देखा जाता है? वेतन की दर। वेतन की दर क्या रही है? और समय-समय पर संशोधन, समय-समय पर जो संशोधन होता है, ये देखा जाता है। ठीक है, फिर है आपका वेतन में वृद्धि। अब इंक्रीमेंट कब-कब हुआ है? जो आपका पे इंक्रीमेंट होता है, उसको देखते हैं। लेकिन यही नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बस पे इंक्रीमेंट देख लिए कि हाँ, ठीक है। ये देखते हैं कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, जो कार्य निष्पादन है, ऐसा तो नहीं कि आपको कहीं वैसे मिल गया है। तो आपका जो कार्य निष्पादन है, ठीक है? वर्क परफॉर्मेंस क्या रही है? वेतन में वृद्धि क्या रही है? ठीक है? इसको देखते हैं, वेतन में वृद्धि, दक्षता, कार्य निष्पादन, इसको देखते हैं। ठीक है? ये भी आपके लिए क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इनको भी देखा जाता है। फिर वेतन का भुगतान, ये देखा जाता है कि वेतन का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है कि नहीं? वेतन का भुगतान और इसकी नियमितता है कि नहीं? ये नियमितता है कि नहीं? ठीक है? और क्या ये माह के अंत में दिया जा रहा है? आप जानते हैं कि जैसे ही क्या होता है, ट्रेज़री से रात में 12 बजे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है। ठीक है? तो जो आहरण हो रहा है आपके खाते में, क्या वो माह के अंत में हो रहा है, 2 दिन 4 दिन बाद हो रहा है? ठीक है? पहले होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो जब कोई विशेष होता है, त्योहार होता है, कुछ ऐसा होता है, तब कह दिया जाता है कि चलो ठीक है, पहले दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी पूरी तैयारी करनी पड़ती है विभागों को। हुँ? तो ये होता, तो ये देखा जाता है, वेतन का नियम है, वेतन का लेखा नियम है। वेतन का ये लेखा नियम है क्या कि वेतन का आहरण महीने के अंत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ये सब देखा जाता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात होती है, एक-एक चीज़, चूँकि यही है आपका फाइनेंशियल हैंडबुक है, कि जो आपके लेखा नियम है, जो आपके वित्तीय नियम है, वो पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए। कहीं भी किसी भी रूप में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी कोई कमी होती तो इसको कौन पकड़ता है? ये जब अकाउंट जब तैयार किया जाता है तो ये सब दिखाया जाता है और जो अकाउंट में जब दिखा दिया गया, दिखाना तो ज़रूरी होगा, मजबूरी हो, उससे तो आप बच नहीं पाएँगे। फिर हेरा-फेरी भी हो जाती है और उसी को कौन पकड़ता है? त्रिनेत्रधारी ऑडिटर्स पकड़ता है। बहुत बड़ा रोल होता है। निश्चित रूप से संविधान में नियंत्रक न्यायलेखा परीक्षक और उसके अधीन गठित पूरी ऑडिटिंग विभाग का बहुत बड़ा रोल है लोक वित्त के संरक्षण में। अगर ये इधर-उधर डगमगा गया ना, तो समझ लीजिए कि सारे के सारे सब भ्रष्टाचार में अकंठ रूप से डूबे रहते हैं और यही होता है जो सबको औकात पर ले आता है। सारे अधिकारी नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए इसीलिए जब किसी विभाग की ऑडिटिंग की जाती है, तो उसमें जो ऑडिटर्स जाते हैं ना, उनकी
आवभगत दामाद से भी ज़्यादा होती है। खूब बढ़िया जो है उनको उसमें स्टार होटल में जो है ठहराया जाता है या अच्छे गेस्ट रूम में अलॉट किया जाता है, अच्छे गेस्ट रूम में रुकते हैं, रहते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ होता है। तो आप सोचिए कितनी आवभगत होती है, उसके बाद चलने लगते हैं ना, अटैची भर करके लेकर आते हैं माल, पानी, तो ये होता है। तो ये हो गया। 5वां कि वेतन का भुगतान करने से पहले कर्मचारी के वेतन से काटे जाने वाले करों अन्य कटौतियों की गणना करनी चाहिए। ये भी देखा जाता है कि जो वेतन आ रहा है, उस वेतन से कितना कर की कटौती हो रही है, वेतन कर की कटौती कितनी हो रही है या फिर अन्य कोई कटौतियाँ हैं, अन्य कटौतियाँ हैं, ये देख लिया जाता है और ये भी देखा जाता है कि इसकी गणना हुई है कि नहीं। तो ये गणना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इस गणना का होना क्या है? अनिवार्य है। ये होनी ही चाहिए। ठीक है? ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये है आपके वेतन एवं लेखा नियम हैं, जो इसमें स्पष्ट किए गए हैं। इसी को आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको ये बता देना है। ठीक है? तो अभी इतना नहीं, अभी तो हम केवल इसकी शुरुआत किए हैं। ये तो आपके हो गए, इनको आपको डिटेल में भी थोड़ा-सा दिखा देंगे तो लगभग ये आपका 100 वर्ड्स आपका ये हो जाएगा। अगर पूछा जाता है, तो 100 वर्ड्स में तो आप इसको लिख ही देंगे। ठीक है? अगर 4 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो भी आप 50-60 शब्दों में, 70 शब्दों में आप इसको लिख देंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये इतना टॉपिक आपका हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं किसके? कर्मचारियों के वेतन बिल। ठीक है? पे बिल की बात करते हैं, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाए, ठीक है? तो इसको हम लोग देखेंगे कि वेतन बिल आते हैं, देखते हैं वेतन बिल होता क्या है? आते हैं, देखते हैं वेतन बिल। पे बिल, देखिए प्रश्न पूछा गया है जैसा कि आपने देखा कि प्रश्न पूछा गया है, वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। हमारे किसी स्टूडेंट ने, आप लोगों में से ही किसी ने कहा था, मैसेज किया था, अब याद नहीं आ रहा है, कि एक जो हम लोग मूल नियम में वेतन से संबंधित पूछे थे, तो एक मतलब आपने एक जागरूकता बस कहा था क्योंकि हमने उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे। तो आपने किसी ने कहा था कि हाँ, जो मूल नियम हम लोग वेतन से संबंधित पढ़ लिए हैं, क्या जो प्रश्न पूछा गया है वो सर के नोट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो हम प्रश्न दिखाए थे, वहाँ से वेतन और उससे जुड़े हुए बहुत डिटेल हमने पढ़ाया था। जो बचा था आज वेतन बिल हम यहाँ पर देखेंगे, वहाँ जो प्रश्न दिया गया था वो यहाँ के प्रश्न थे। वेतन बिल था, ठीक है? पे बिल के बारे में था, पे बिल कैसे बनाया जाए, पे बिल में कौन-कौन से एन्क्लोज़र लगते हैं, ठीक है? पे बिल कैसे तैयार की जाए, इसका जो है कोषागार के अंतर्गत इसका प्रपत्र कैसे होता है, इसका फ़ॉर्मेट क्या होता है, ठीक है? वो देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो वहाँ चूँकि प्रश्न लिख दिया गया था इसलिए आपका पूछना वहाँ पर स्वाभाविक था, ठीक है? लेकिन उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? ये वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 के भाग 1 में आपके दिया गया है, अध्याय जो है 6 में आप इसको देखेंगे, ठीक है? तो वेतन बिल और इससे जुड़े सारे टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न है वेतन बिल क्या है और वेतन बिल की तैयारी कैसे होती है? ठीक है? वेतन बिल क्या होता है? वेतन बिल से क्या आशय है? पहला प्रश्न मान लिया हम ये पूछ लिए वेतन बिल से क्या आशय है? प्रश्न पूछ लिया जाए। यहाँ पर हम प्रश्न बना रहे हैं आपसे। वेतन बिल क्या है? वेतन बिल क्या है? ठीक है? इसमें कौन-कौन सी जानकारी शामिल होती है? वेतन बिल क्या है? इसमें कौन-कौन सी जानकारी शामिल होती है?
जानकारी शामिल होती है। ठीक है, ये प्रश्न देखते हैं कि पे बिल क्या है, वेतन बिल क्या है और इसमें कौन-कौन सी जानकारी शामिल होती है, इसे क्या करना है, इसे स्पष्ट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कर्मचारियों के वेतन बिल की बात है। अब चाहे ये राजपत्रित हो, चाहे कर्मचारी हों, अराजपत्रित हों, सभी के लिए वेतन बिल का निर्माण जो होता है वो सभी के लिए होता है। ठीक है, तो ये सभी कर्मचारियों के लिए है, ये राजपत्रित और अराजपत्रित सभी के लिए है। ठीक है, इसी को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब वेतन बिल क्या होता है, अगर आप देखें तो ये भी क्या होता है, एक वित्तीय दस्तावेज होता है। अगर हम बात करें, एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज होता है जिसमें वेतन से संबंधित वो समस्त सूचनाएं और आंकड़े उसमें उपस्थित होते हैं, जो किसी भी कर्मचारी के मासिक आधार पर दिए जाने वाले वेतन या फिर उनके उनके सेवा काल में दिए जाने वाले वेतन और उससे जुड़े हुए जितने भी भत्ते या अन्य जो उसमें वेतन वृद्धि से जुड़े हैं, सब कुछ इसमें शामिल होते हैं। ठीक है? जिसमें आपका जो है माह के अंत में या वेतन भुगतान की तिथि से पहले, ठीक है? ये सब कुछ होता है। तो आते हैं, देखते हैं वेतन बिल क्या होता है, इसका उत्तर देखें। अब अब यहाँ पर भी आपको दिखाना होगा वित्तीय हस्त पुस्तिका और वित्तीय नियम संग्रह दोनों दिखा दीजिए। यहाँ आप दिखा दीजिए कि उत्तर प्रदेश वही जो हमने बताया है, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 के भाग 1 में तथा वित्तीय नियम संग्रह में उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय नियम संग्रह में जो है वेतन बिल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जहां सभी राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन बिल के बनाए जाने और उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के सूचनाओं संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, ये आप दिखा देंगे, एक पैराग्राफ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ पूरा ये हो जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में फिर आप दिखाएंगे कि वित्तीय क्या होता है, वित्तीय बिल होता क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि वेतन बिल क्या होता है, आप बताएंगे वित्तीय कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बिल एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है कि हम उसको लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसमें कर्मचारी के वेतन की विस्तृत जानकारी होती है। ये बिल आमतौर पर प्रत्येक माह के अंत में या वेतन भुगतान की तिथि से पहले तैयार कर लिया जाता है। वेतन बिल में सामान्यतः निम्न जानकारी शामिल होती है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, फर्स्ट पैरा हो गया और सेकंड पैरा हो गया, आपने दिखा दिया। अब इसमें जानकारी, तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। मतलब अगर आप देखोगे तो दोनों पैरा मिला करके ये दोनों, सेकंड पैरा आपका हो गया, दोनों पैरा मिला करके लगभग 50 से 60 शब्द हो गया। ये सब आपके उसमें है, आपके जो आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा उसमें सब दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, अब दूसरा है इसकी जानकारी, क्या-क्या जानकारी होती है। इसमें आइए जानकारी में हम बता दें इसमें क्या-क्या जानकारी होती है, ये आप देख लेंगे। क्या-क्या जानकारी होती है इसमें, कर्मचारी का नाम और संख्या दिया होता है। पहला क्या होता है, कर्मचारी का नाम एवं कर्मचारी की संख्या, ये दिया होता है। दूसरा होता है वेतन की तिथि एवं अवधि, वेतन की तिथि एवं अवधि, वेतन की तिथि एवं अवधि होती है। फिर इसमें मूल वेतन होता है, मूल वेतन होता है। फिर इसमें भत्ता एवं अन्य भुगतान होते हैं, भत्ता एवं अन्य भुगतान होते हैं। फिर इसमें कर कटौती एवं अन्य कटौतियां होती हैं, कर कटौती एवं अन्य कटौती, जो आपका ईएफपीएफ जो भी होता है, अन्य कटौती होती है।
फिर आपका वेतन की कुल राशि होती है। वेतन की कुल राशि होती है और फिर भुगतान की शर्तें एवं तिथि होती है और फिर भुगतान की शर्तें क्या है? भुगतान की शर्तें एवं तिथि होती है, तिथि होती है। ठीक है? तो ये है आपका एक पूरे प्रश्न का उत्तर, मतलब ये आपका लगभग, अगर आप इतना लिख लेंगे ना, तो लगभग आपका 150 शब्द हो जाएगा। आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार, प्रश्नों की अनुसार जो प्रश्न की डिमांड होगी, कितने अंक का है, 5 अंक का है, 10 अंक का है, ठीक है, 20 अंक का है, जितने अंक का है, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, प्रश्नों की डिमांड के आधार पर आप शब्दों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ और गारंटी लेता हूँ कि आप अगर इतना पढ़ लिए हैं, तो आप इतना करने में सक्षम हो, क्योंकि आपको सब पता है ना, आपको पता है, आपको तो सारे ज्ञान विज्ञान सब पता है, क्योंकि 6 साल 7 साल की जो आपकी सेवाएँ हैं ना, इन 7 साल की सेवाओं में आपने बहुत कुछ अध्ययन किया है। आपका व्यावहारिक ज्ञान है और मैं आपको सैद्धांतिक ज्ञान दे रहा हूँ। व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान मिल जाएँगे तो क्या हो जाएगा? विजयश्री हो जाएगी और इसी को आपको क्या कर देना है? आपको छाप देना है अपनी कॉपी में। ठीक है? तो इस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा ही, इसको आप छाप दीजिएगा। एक प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर तैयार होगा। वेतन बिल क्या होता है? इसमें कौन-कौन सी जानकारी शामिल होती है? ठीक है? तो ये जानकारियाँ इसमें शामिल होती है। इसमें आप चाहो तो यही पॉइंट बढ़ा करके लिख दो, चाहो तो इसमें थोड़ा-थोड़ा नमक, मिर्च, मसाला सब लगा करके थोड़ा-थोड़ा बढ़ा दीजिए। आप जितना चाहें उतने शब्द आपके बन जाएँगे। ठीक है? तो एक प्रश्न ही आपका तैयार होता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो हमने 2 प्रश्न आपका तैयार करवा दिया यहाँ पर। एक तो तैयार होगा कि वेतन के नियम क्या हैं? दूसरा प्रश्न आपके हो गया कर्मचारियों के वेतन बिल। वेतन बिल और उससे जुड़े ये हो जाएगा। अब आते हैं वेतन बिल की तैयारी। वेतन बिल की तैयारी, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है ना, 2018 में प्रश्न आया हुआ है। अब देखेंगे हम वेतन बिल की तैयारी। ये प्रश्न आपका होगा। वेतन बिल बनाने की तैयारी, वेतन बिल की तैयारी और उसके बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपका होगा। ठीक है? तो अगला टॉपिक है आपका, अगला जो है, ये है वेतन बिल, वेतन बिल की तैयारी एवं बनाने की प्रक्रिया। ठीक है? की प्रक्रिया। ये टॉपिक आपका होगा, जो आपको अब अध्ययन करना है। ठीक है? वेतन बिल की तैयारी एवं वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? 2018 का है, तो थोड़ा-सा आज देखिए थोड़ी-सी कुछ दिक्कतें हैं थोड़ा बहुत, तो आज तो हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, ठीक है? आज का अध्ययन जो हमारा यहीं तक होगा, इसको हम आगे के प्रश्न पर लेकर के चलेंगे, ठीक है? बाकी तो आप समझ गए होंगे पूरा सिनेरियो जितना है ना, इस पूरे टॉपिक को आपके सिनेरियो आपके समझ में आ गया होगा। तो बस यही है कि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जहाँ जुड़े हैं, बहुत सही जगह पर जुड़े हैं और आपको विश्वास भी हो गया है शब्दों में, क्योंकि जो दिखा नहीं वो बिका नहीं। और वही चीज़ है हमारे साथ, तो आप जानते हैं, आप देखेंगे, अभी जब आप क्वालीफ़ाई करेंगे फिर इंटरव्यू देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ आप, जिस ज़िले में आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से इंटरव्यू की क्लास किए हुए या पढ़े हुए हमारे लोग कहीं ना हों। लेकिन फिर भी एक तरीके से हम लोग क्या हैं, उस ग्लैमर की दुनिया से थोड़ा बाहर रहने के कारण दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन ब आप लोगों का सहयोग रहेगा, प्यार रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहेंगी। बस ये है, हम केवल परिणाम पर विश्वास करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा ये परिश्रम आपके परिणाम के रूप में ज़रूर सफल होगा
और इसी सफलता की आशाओं के साथ आज की क्लास को पूरा करते हैं। फिर अगली क्लास में हम इसको बनाएँगे, वेतन बिल की तैयारी करेंगे और वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया बताएँगे। वेतन बिल को जब बनाया जाता है तो उसके साथ कौन-कौन से एन्क्लोज़र लगाए जाते हैं उसकी बात करेंगे और फिर अधिष्ठान बिल तैयार करेंगे, ठीक है? आकस्मिक बिल तैयार करेंगे, ये सभी चीज़ तैयार करेंगे और आप देखेंगे आपका आंसर एक ऐसा बेहतरीन आंसर होगा कि सारे प्रश्न आपके क्या हो जाएँगे, हूबहू होते चले जाएँगे, ठीक? अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, सब कुछ बहुत ईज़ी है। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं तक, लगे रहिए बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मनोयोग के साथ और भी लोगों को डीपीआईएस के साथ जोड़ते रहिए। हमारे और भी बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। एक तो हमारा बीओ का बैच शुरू हो रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी का बैच शुरू हो रहा है। तो आप सभी से अपेक्षा करेंगे कि जो अभ्यर्थी जो खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं 2025 में, वो हमारे उस बैच को जॉइन कराएँ और आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, हम जानते हैं। और साथ ही साथ एक यूपीएससी का एक बैच शुरू कर रहे हैं, एपीएफसी और ईओ का, जो बहुत ही शानदार होगा। 2025 के नवंबर-दिसंबर तक उसका एग्ज़ाम होगा, उसकी वैकेंसी भी आ जाएगी। बहुत शानदार नौकरी होती है, आप लोग जानते हैं ईपीएफओ संगठन जो होता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक गेज़ेटेड पद होता है, राजपत्रित पद होता है और 2023 में हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक में कुल 23 स्टूडेंट हमारे यहाँ से सफल हुए हैं, हमारे मार्गदर्शन में सफल हुए हैं। ठीक है, तो वो बैच भी शुरू कर रहे हैं। तो ये 2-3 बैच शुरू होंगे, तो आप सभी लोगों के सहयोग की भी अपेक्षा रहेगी। लेकिन डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपका अपना है, उसमें आप जितना सहयोग कर सकें, पूरा सहयोग कीजिए। आप सभी के सहयोग की अपेक्षाओं के साथ कल अगली क्लास हमारी फिर रहेगी।